17,300 फीट की हाइट पर प्लेन में अचानक एक ब्लास्ट होता है। कॉकपिट डीप्रेशराइज्ड हो जाता है। इतनी हाइट पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से पायलट्स का दम घुटने लगता है। फ्लाइट कैप्टन की विंडो टूट जाती है। कैप्टन उसी लम्हे एक झटके में अपनी सीट से उड़कर विंडो में खींचा जाता है कि अचानक उनका पांव कंट्रोल में अटक जाता है, जिससे वो प्लेन से बाहर गिरते गिरते बच जाते हैं। लेकिन ऐसी हालत में प्लेन से बाहर लटके रहना, जब प्लेन 700 मील्स फी घंटे की स्पीड से जा रहा हो, अब सोच कर देख लें कि क्या हालत होगी कैप्टन की। कैप्टन का पांव कंट्रोल से निकलने ही वाला था कि अचानक एक क्रू मेंबर भागता भागता अंदर आता है और फौरन कैप्टन की टांग को पकड़कर उसको बाहर सक होने से रोक लेता है, लेकिन अंदर खींच ही नहीं पाता प्रेशर और ठंड की वजह से। इसी ब्लास्ट की वजह से कॉकपिट का दरवाजा टूटकर अंदर गिरता है और अगले ही लम्हे में क्रू ये मंजर देखता है कि कैप्टन का अपर बॉडी एयरक्राफ्ट के विंडो से बाहर लटका हुआ है। वो बंदा जो प्लेन को सेफ लैंड करवा सकता था, वही जब इस हालत में आ जाए तो प्लेन और उसमें बैठे लोगों की सेफ्टी 100% कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। ये हॉरिफाइंग कहानी है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 की, जो 10 जून 1990 को हुई। 81 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सफर कर रहे थे और उनका ये सफर एक टेरिफाइंग नाइटमेयर बन गया। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 एक बोइंग बैक 111 एयरक्राफ्ट था, जो एक 19 साल पुराना जहाज था, लेकिन रिलायबल और मशहूर था। लेकिन इस फ्लाइट से 27 घंटे पहले मेंटेनेंस के दौरान इस प्लेन के कैप्टन साइड के विंडशील्ड में कुछ बबल्स और डार्कनिंग का इशू रिपोर्ट हुआ था, जो चेंज करना जरूरी समझा गया। ये मेंटेनेंस वही टर्निंग पॉइंट बन गया जो इस कहानी को शुरू करता है। फ्लाइट के कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर, जो कि 42 साल के और बहुत तजर्बाकार पायलट थे, उनके पास 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से बहुत ज्यादा घंटे इसी एयरक्राफ्ट के थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टेयर एकिंस्टन भी एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। दोनों ने फ्लाइट के लिए पूरी तैयारी की थी और वेदर भी स्टेबल था, इसलिए उनका मूड रिलैक्स्ड और पैसेंजर्स भी खुश थे। बर्मिंघम से टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ने एल्टीट्यूड 14,000 फीट तक क्लाइंब किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने पर 23,000 फीट पर चले गए। जैसे ही प्लेन ने 17,300 फीट क्रॉस किया, अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। कॉकपिट में डेंस फोग और कंडेंसेशन का धुआं भर गया। धमाका इतना जोर का था कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर आ गिरा और कैप्टन टिमोथी की बॉडी विंडो से बाहर लटक गई। सिर्फ उनका एक पांव फ्लाइट कंट्रोल में अटक के रह गया। एक मोमेंट में नंबर 3 कैबिन क्रू नाइजल ऑगडन कॉकपिट में दौड़ कर आया और कैप्टन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त कैप्टन की बॉडी एयरक्राफ्ट के बाहर लटक रही थी और सर ठोकरें खा रहा था। नाइजल ने फौरन कैप्टन को वेस्ट से पकड़ा और उनको मजीद स्लाइड होने से रोक लिया। इस वक्त पूरा कॉकपिट एक टेरिफाइंग सीन बन चुका था। हवाएं और कंडेंसेशन की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टेयर ने यह रियलाइज किया कि अब उन्हें प्लेन को फौरन नीचे ऑक्सीजन मिलने के लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क सिर्फ कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स के लिए ही अवेलेबल थे। लेकिन उनके पास अपने खुद के ऑक्सीजन मास्क पहनने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कैबिन क्रू से कम्युनिकेट कर रहे थे, जो अभी भी कैप्टन को संभालने में मसरूफ थे। फर्स्ट ऑफिसर ने मेडे कॉल किया, लेकिन कॉकपिट में इतना शोर था कि एटीसी को समझने में कुछ वक्त लगा कि कितनी सीरियस इमरजेंसी है। जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टेयर प्लेन को नीचे लाना शुरू करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है ये सिचुएशन उनके कंट्रोल से बहुत मुश्किल होती जा रही है। नाइजल, जो कि कैप्टन को संभालने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत थक चुका था, क्योंकि कैप्टन की बॉडी अब भी एयरक्राफ्ट के बाहर थी और बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। इस एक्सट्रीम कोल्ड और स्लिप स्ट्रीम की वजह से नाइजल के हाथ और चेहरा फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होने लगते हैं और वो कैप्टन को और ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पा रहा था। इतने में बाकी कैबिन क्रू के मेंबर्स भी हेल्प करने के लिए कॉकपिट में आते हैं। पर्सर ने कॉकपिट का डोर और सारी चीजें जमा करके फ्रंट लेफ्ट टॉयलेट में रख दी और अब वो नाइजल की मदद के लिए आगे बढ़ता है। उसने जंप सीट के बेल्ट के साथ अपने आप को सिक्योर किया और कैप्टन की अपर बॉडी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा क्रू मेंबर कैप्टन के एंकल्स को पकड़ने के लिए बैठा था। ये सब करते हुए इन सबको ये यकीन था कि कैप्टन जिंदा नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें एयरक्राफ्ट के अंदर लाना जरूरी था। प्लेन इस वक्त बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टेयर एटीसी से कोऑर्डिनेट्स मांगते हुए साउथहैम्पटन एयरपोर्ट के लिए वेक्टर मांगते हैं। हालांकि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट की रनवे की लेंथ सिर्फ 1700 मीटर है, जबकि उन्हें कम से कम 2500 मीटर चाहिए थे। फर्स्ट ऑफिसर की कैलकुलेशन के मुताबिक वो हैवी फ्यूल के साथ थे, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और विजुअल अप्रोच में जाने की प्लानिंग करते हैं। ये सिचुएशन फर्स्ट ऑफिसर के लिए और भी स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि उनका को पायलट या कैबिन क्रू उन्हें चेकलिस्ट्स में हेल्प ही नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ विजुअल क्यूज और अपने स्किल्स पर रिलाय करते हुए प्लेन को नीचे ला रहे थे। इतने हाई प्रेशर में भी वो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और ऑक्सिलरी पावर यूनिट को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि प्लेन लैंडिंग के बाद इलेक्ट्रिकल पावर मेंटेन रखे और पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जा सके। जैसे ही प्लेन 3000 फीट एल्टीट्यूड पर आता है, फर्स्ट ऑफिसर और क्रू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वो देखते हैं कि कैप्टन के पैर हल्के से हिलने लगते हैं। कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर, जो शुरू में उन्हें विंडो से बाहर खींच लिया गया, वो एक्सट्रीम कोल्ड और एयर प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए थे। लेकिन अब जब वो 10,000 फीट के करीब हैं और प्रेशर कम हो गया, तो इनकी मूवमेंट्स वापस आने लगती हैं। ये सब देखते ही क्रू मेंबर्स एकदम से खुश होते हैं।
जैसे ही प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है, फर्स्ट ऑफिसर ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर विजुअल लैंडिंग अप्रोच को बिल्कुल ठीक ठाक से सेटअप किया। प्लेन का नोज इस वक्त सिर्फ 3000 फीट की हाइट पर था और डिसेंट कंट्रोल में दिख रहा था। क्रू मेंबर्स अपने अपने पोजीशंस पर रेडी थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि लैंडिंग स्मूथ हो। एटीसी भी पूरी हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उन्हें ये भी अंदाजा था कि प्लेन कितनी खतरनाक सिचुएशन में है। नाइजल और दूसरे क्रू मेंबर्स अब भी कैप्टन को जोर से पकड़े हुए हैं और उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सर अब भी कॉकपिट के बाहर है और उनका बैक प्लेन के अंदर। नाइजल की पूरी बॉडी में ठंड के असरात हैं और फ्रॉस्ट बाइट के निशानात भी दिखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्रू अपना हौसला बनाए रखता है और सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे ही जहाज रनवे के पास आता है, फर्स्ट ऑफिसर को महसूस होता है कि उनको एक और क्रिटिकल डिसीजन लेना है। उन्हें इंजन्स को शट डाउन करना पड़ेगा ताकि जहाज का वजन और स्पीड कंट्रोल में आ सके और पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। हिम्मत करते हुए वो प्लेन को बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अलाइन करते हैं और एयरक्राफ्ट टच डाउन के लिए रेडी हो जाता है। प्लेन जैसी जमीन को छूता है, फर्स्ट ऑफिसर ब्रेक अप्लाई करने का डिसीजन लेता है। एक और मुश्किल ये थी कि लैंडिंग गियर सही तरीके से लॉक नहीं हुआ था, लेकिन प्लेन का नोज व्हील कोलैप्स हो जाता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की तरह काम करता है। नोज गियर कोलैप्स होने से प्लेन का फ्रंट हिस्सा रनवे पर स्क्रैच होता आता है, जिससे एडिशनल फ्रिक्शन क्रिएट होती है और प्लेन जल्दी रुक जाता है। इसी चीज की वजह से एयरक्राफ्ट एक कंट्रोल्ड स्टॉप पर आ जाता है और रनवे के बीच में रुक जाता है। पैसेंजर्स और क्रू सबको स्मूथली इवैक्यूएट किया जाता है। फायर फाइटर्स कैप्टन को कॉकपिट से निकालने में हेल्प करते हैं। उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो चुका था, लेकिन उनकी फ्रैक्चर्ड थंब और ब्रोकन आर्म के अलावा वो बिल्कुल सेफ थे। नाइजल ऑगडन, जिसने पूरी फ्लाइट के दौरान कैप्टन को होल्ड किया, उन्हें भी फ्रॉस्ट बाइट और एक डिसलोकेटेड शोल्डर का शिकार होना पड़ा, लेकिन वो भी जिंदा बच गए। प्लेन सेफली लैंड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेटर्स ने मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को चेक किया और उन्हें पता चला कि इस प्लेन के लेफ्ट विंडशील्ड को 27 घंटों पहले रिप्लेस किया गया था, लेकिन ये काम थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया गया था। जो मेंटेनेंस मैनेजर इस विंडशील्ड रिप्लेसमेंट का जिम्मेदार था, उसने विंडशील्ड के स्क्रूज को चेक तो किया, लेकिन सही टूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर। असली स्क्रूज की जगह वो स्क्रूज इस्तेमाल हुए जो असल से थोड़े पतले और साइज में छोटे थे, जिसकी वजह से प्रेशर के सामने वो विंडशील्ड को होल्ड नहीं कर सके। इन स्क्रूज का साइज असल स्क्रूज से सिर्फ 0.66 मिलीमीटर कम था, लेकिन ये छोटी सी गलती पूरे स्ट्रक्चर को वीक बनाती गई। जब प्लेन ने 17,300 फीट हाइट पर पहुंचकर प्रेशर फेस किया, तो ये स्क्रूज विंडशील्ड को होल्ड नहीं कर पाए और विंडशील्ड पूरी तरह से बाहर निकल गई। ये एक ऐसे लेवल की मेंटेनेंस मिस्टेक थी जो कभी भी अवॉइड हो सकती थी अगर प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ क्रिटिकल रिकमेंडेशंस दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज को अपने क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रेनिंग सिस्टम्स को अपडेट करना चाहिए ताकि ऐसे ह्यूमन एरर्स को रोका जा सके। और एक सजेशन ये दी गई कि इंजीनियर को सोलो काम असाइन करने के बजाय दूसरे इंजीनियर्स के साथ काम करवाया जाए ताकि एक क्रॉस चेकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हो सके। ये भी कहा गया कि इंजीनियर्स को रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो पुराने तरीकों को फॉलो करने के बजाय नई और सेफ तरीकों को सीख सके। एटीसी के लिए भी एक नई ट्रेनिंग रेकमेंड की गई ताकि ऐसे इमरजेंसीज को बेटर हैंडल किया जा सके। ये वाकया ब्रिटिश एयरवेज 5390 के एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर बन गया, जिससे ये पता चलता है कि छोटी सी मेंटेनेंस एरर भी कितना बड़ा डिजास्टर कर सकती है। कैप्टन लैंकास्टर ने भी इस हादसे के बाद सिर्फ 5 महीने में अपनी ड्यूटी पर वापस आकर अपने प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। आज भी ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 का ये वाकया एविएशन हिस्ट्री में एक मिसाल है, जो हमें भी ये सिखाता है कि एडवांस्ड सिस्टम्स जितने मर्जी हों, एक छोटी सी गलती भी जिंदगी और मौत का फर्क बना सकती है।